हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ऑलरेडी मैंने लॉकडाउन के चलते हुए कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्लास 12 फिजिक्स। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा दिया था चार्ज क्या होता है, वो पढ़ाया था। साथ में मैंने इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो भी पढ़ाया था, मतलब मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज वो भी पढ़ाया था। साथ में पढ़ाया था चार्ज के प्रॉपर्टीज, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एंट्रेंस के और बोर्ड के। और उसके बाद पढ़ाया गया था कूलॉम्स लॉ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ाया गया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी सारे किए थे। स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि सर आगे भी पढ़ाइए। ऑनलाइन क्लासेस चूंकि चल भी रहा है तो कुछ लोगों को वहां पर कुछ दिक्कतें आ रहा है, तो उनके काफी बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं फिर से आया हूं। तो इसके आगे बढ़ेंगे। पहले चूंकि मैंने व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि व्हाइट बोर्ड नहीं था तब मैंने सिर्फ कॉपी में पढ़ाया था लिख के। तो अभी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज जो शुरू करेंगे इसके बाद का टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो होता क्या है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत मजा है। रीजन क्या है, ऑलरेडी ग्रेविटेशन में ऐसे चीजें पढ़ चुके हैं, लगभग सिमिलर है, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए सजेस्ट करेंगे कि पहला जो वीडियोस है या तो उसे देखें या कहीं से पढ़े, तभी ये समझ पाएंगे। पहला वीडियो कॉपी में पढ़ाया था, शायद थोड़ा समझना मुश्किल हो, लेकिन उसको अगर अच्छे से देखेंगे तब ये काम आएगा, नहीं तो मुश्किल होने वाला है। तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता है, कुछ उस तरह ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, हर कुत्ता का इलाका होता है, अपना इलाका होता है। सिमिलरली हर चार्ज का भी अपना इलाका होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, मान लेते पॉजिटिव है, या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, उसका अपना इलाका होता है जो फैला होता है। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता था ना, मास का भी अपना एक स्पेस है जिसमें क्या होता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई दूसरा मास आके एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली चार्ज का भी कुछ इस तरह का कहानी है। चार्ज में भी ऐसे ही होता है कि अपना एक रीजन है, एक स्पेस है, जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। मीन्स सपोज दिस इज अ प्लस Q चार्ज, आई एम अज्यूमिंग इट टू पॉजिटिव, देन अराउंड दिस चार्ज इन द 3D स्पेस, ऐसा नहीं कि किसी प्लेन में या किसी लाइन में, इन द 3D स्पेस ये कुछ पोर्शन तक अपना एक फील्ड एक्सर्ट करेगा। मतलब अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में आ जाए, इफ इट इज सपोज प्लस Q, then it will experience a repulsive force, repulsion one, because positive charge repels positive charge. However, if a minus Q charge comes in this region, it will get attracted. तो एक रीजन, ये वो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। यू कैन से देयर विल बी influence of the charge on another charge particle, and that region is called the field of the charge. Field of charge कुछ इस तरह है। तो अभी ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ स्पेस है, ठीक है, कुछ स्पेस है, वो समझ के हम लोग। साथ में ये भी बात है कि चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल होगा, कितने स्ट्रेंथ से रिपेल होगा, कितना ताकत से उसको खींचा जाएगा या कितना ताकत से उसको रिपेल किया जाएगा। तो हम लोग और एक टर्म आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होता है, ये भी बहुत मजेदार है, इसमें भी आते हैं, इस टॉपिक में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हर कोई
साथ में कॉपी में नोट्स बनाते जाए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे वीडियो देखा, देख के मजे ले रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाएंगे तभी तो होगा, सिर्फ देखना ही सब कुछ थोड़ी होता है, साथ में लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो हम ही मेहनत करते जाएंगे बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया स्ट्रैंड पे आएंगे। स्ट्रैंड मतलब ताकत, कितना ताकत है, ठीक है, ताकत मतलब फोर्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर से छोटा सा डायग्राम, प्लस क्यू था, आस पास कुछ ऐसा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल चाहे प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, कितना ताकत से उसको खींचेगा या भगाएगा, ये है। तो अभी ताकत की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज क्या है कि अभी ये चार्ज इस चार्ज को जब रिपेल करेगा तो कैसे रिपेल करेगा, कौन सा फोर्स से, डेट इज कोलॉम्स फोर्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 q into q by suppose this distance is r and r square. Now here we can see that the force is inversely proportional to the square of the distance between the charged particles. मतलब ये अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, अपने आप घटेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब if the distance between the charged particle decreases, electrostatic force between the charged particle increases, or if the distance between the charged particle increase, electrostatic force between the charged particle decreases. मतलब ये चार्ज अगर यहां होता, कहीं इस पॉइंट ए पे होता तो ये तुरंत खींच लेता, और अगर यहां पर होता बी पे तो शायद उससे खींचता नहीं, रिपेल होता, और बी पे होता तो कम ताकत से या कम स्ट्रेंथ से उसको रिपेल कर पाते। सिमिलरली इसका अगर बात करें, मान लेते ये कुछ r1 डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, तो अगर ये पॉइंट कहीं सी होता तो इस माइनस क्यू चार्ज को तुरंत खींचता, और इस यहां पर अगर डी पॉइंट में होता तो शायद उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता। मतलब चार्ज का आसपास में बहुत ताकत है, जल्दी खींचेगा या भगाएगा, आसपास। जैसे होता है ना डरावना कुत्ता, पास जाओगे तो बहुत खतरनाक है, कुछ इस तरह, पास जाओगे तो काटने के लिए या पास आएगा या उससे भगाने के लिए तुम्हें भगा देगा। तो वैसा ही कुत्ते के ऊपर डिपेंड करता है कि कुत्ता भगाता है या काटता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि भगाएगा या क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो कुछ इस तरह है, ज्यादा पास होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा दूर होगा तो कम इफेक्ट होगा। तो ये है कुछ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स से। लेकिन अभी स्ट्रैंड को डिफाइन करने का कुछ अलग ही तरीका है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रैंड है उससे कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर पार्टिकल, इसका डायरेक्शन होता है, और इसे डिफाइन करते हैं लिमिट Q naught tends to 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय Q naught। क्या है इसे समझिए, फिर से कह रहा हूं, Q naught tends to 0 and electrostatic force by charge। इसको समझेंगे क्या है। तो यहां पर दो टर्म सीखना जरूरी है, जिसे कहते हैं सोर्स चार्ज और एक को कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज। ग्रेविटेशन में भी ये सब पढ़ाया जाता है, टेस्ट, मास, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है। क्यों, ये क्या जरूरी है? सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज ऑफ व्हिच वी आर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे मान लो अभी मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो मेरा कंसर्न ये चार्ज है, मेरा वो कंसर्न नहीं है कि यहां पर कौन सा दूसरा चार्ज आ रहा है या क्या है, मेरा क्या है, ये है, ठीक है। तो इस चार्ज का फील्ड को पता करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि ये दूसरे चार्ज को कितना ज्यादा स्ट्रेंथ से खींच रहा है या रिपेल कर रहा है, उसके लिए क्या है, मुझे एक दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक चार्ज लाया Q1, ऐसे एज्यूम किया, बट हियर इज अ प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसका फील्ड पता करना है। सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लार्ज, मतलब चार्ज Q1 थोड़ा बड़ा है, तो ये भी तो अपना फील्ड, मतलब अपना इलाका, ये भी तो बताएगा
मैं भी डॉन हूं भाई, मेरा भी इलाका है, तो इसका इलाका और इसका इलाका के बीच में क्लैश होगा, मतलब इसका फील्ड के और इसका फील्ड के बीच क्लैश होगा, तो मुझे इसका स्ट्रेंथ अच्छे से पता नहीं होगा। नहीं आ समझ में? दो ताकतवर अगर आ गया तो एक का ताकत शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अगर बिल्कुल एकदम कुछ काम धाम नहीं है, एकदम दुबला पतला, ठीक है, एकदम छोटा सा चार्ज है, डरा हुआ, तो ये अपना इन्फ्लुएंस पूरा दिखाएगा। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। तो इस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्यों? अरे इसी को तो ला रहे हैं, सॉरी, इसी को तो ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए, इसी को ला रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो इसका नाम दिया है टेस्ट चार्ज। एंड इट इज said that Q naught must be very very small. Its magnitude should be so small that close to its value should be close to 0. So we say Q naught must be approximately close to 0. So I have defined electric field as limit Q naught tends to 0. Okay? Then force by that charge means the capacity of the force to bring this unit charge. So नीचे Q naught आएगा। और एक साथ में इंपॉर्टेंट है, Q naught को हम लोग पॉजिटिव आएगा। So this is the definition of electric field strength. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, बार बार कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, वो भी शायद समझ में आ गया होगा। रीजन ये है कि ये छोटा, दुबला पतला, कमजोर और साथ में ये पॉजिटिव होना चाहिए। सो सपोज इन बोर्ड एग्जामिनेशन इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस दैट व्हाट इज द साइन ऑफ द टेस्ट चार्ज और what should be the magnitude of the टेस्ट चार्ज, और साइन है पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल। बोर्ड का भी बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे एंट्रेंस का भी आएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बोर्ड और एंट्रेंस दोनों को फोकस करने जा रहे हैं, सिर्फ बोर्ड को नहीं। बार बार कह रहे कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि अरे ये बोर्ड क्या होगा मेरा, इतना डिटेल में पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे, बोर्ड और एंट्रेंस कोई अलग नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जा के पूरा डिटेल में जाएंगे। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना है और हर एक चीज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड का हो या एंट्रेंस का हो, तरह तरह के क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी फिलहाल एकदम बेसिक पढ़ रहे, जो बोर्ड में भी इसका कॉन्सेप्ट जरूरत होगा, एंट्रेंस का भी जरूरत होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या मिला, E इक्वल्स टू लिमिट Q naught टेंड्स टू 0 F by Q naught। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा, नोट कर ले, सब लोग अपने अपने हिसाब से नोट कर ले, हम मिटाने जा रहे हैं, अपने हिसाब से पॉज करके नोट कर ले, नोट्स साथ में बनाते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इसी से तो फॉर्मूला आएगा, इसी से हम लोग को फॉर्मूला आएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग फिलहाल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन भी आएगा साथ में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आएगा। अभी लोग अभी मैग्नीट्यूड में जा रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, फॉर्मूला है लिमिट Q naught टेंड्स टू 0 F by Q naught। तो क्या करेंगे, लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, F होता है 1/4 by epsilon naught, and assuming the source charge to be capital Q। capital Q क्या है, source charge है। Then the electrostatic force between the source charge and टेस्ट चार्ज will be somewhat like this if the distance between the two charges be r, divided by क्या होगा, Q naught होगा। कुछ इस तरह होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये है मेरा टेस्ट सोर्स चार्ज और ये है मेरा टेस्ट चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। Then Q naught will get cancel with Q naught। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा, यहीं पे लिख देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा कुछ इस तरह, 1/4 pi epsilon naught Q by r square। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल कॉलम्स लॉ जैसा है, वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म था उसमें बस साथ में जो एक छोटा सा Q था उसको हटा दो, अपने आप वेक्टर फॉर्म भी बन जाएगा। तो हम पढ़ा चुके हैं, वेक्टर फॉर्म खुद से करना है, हम नहीं करेंगे। कॉलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म पढ़ा चुके हैं, एक ही चीज को रिपीट करने का क्या फायदा, उसी में से बस एक Q को हटा दो, जो है उसको रखो और काम खत्म। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं,
गया छोटा सा डिराइवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ से सिर्फ केस चार्ज को ही तो डिवाइड किया है, तो ये सब कुछ फॉलो करेगा जैसे कि कूलम्ब्स लॉ फॉलो कर रहा था। ये भी क्या है, एक इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो ए इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। कोई अगर पूछता है कि सर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन क्या है या इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो भाई आगे का वीडियो देखो, वहां पर है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ऐसा क्वांटिटी हो, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स की प्रोपोर्शन तो आर स्क्वायर है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर कहते हैं। जिसे सेंट्रल फोर्स हम इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं ऐसे फोर्स को, और ये इसे इनवर्स रिलेशन स्क्वायर भी कह सकते हैं। साथ में ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है 11 में भी पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी बताए गए हैं। साथ में क्या आएगा, ये भी तो इट विल ऑल्सो ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये भी ओबे करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक नंबर ऑफ चार्जेस हो और एक पॉइंट पे उस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें आते हैं अभी डिटेल में, इस पे आएंगे अब डिटेल में। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स में भी होता था, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसमें आते हैं, तो इसका क्या होगा, तो इसका हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Suppose there are number of charges Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कुछ number of charges है, and I need to find the electric field at this point. Suppose this is O, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. These are points, and the distance between this one is R1, this one is R2, this one is R3, this one is R4. And I need to find electric field at this point. पहले फोर्स निकाल देते हैं, सिंपल सबका वेक्टर सॉल्व कर देते हैं फोर्स का। तो यहां पर एक बात बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आएंगे इसलिए इतना ज्यादा नहीं बता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन से सेम, फोर्स का ही डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन, ये ध्यान देना है। तो अभी क्या है, अगर इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखना है, तो हम क्या करेंगे, फेज चार्ज रखेंगे यहां पर क्यों ना, अरे वही तो करते हैं, क्यों ना रखेंगे। तो अभी क्या है, प्लस है प्लस, ये सब पॉजिटिव है, ऑल दीज आर पॉजिटिव। प्लस है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसे करेंगे E1, ठीक है, रिपेल करेगा तो ऐसा होगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, E2 होगा, सब रिपेल करेगा। इसका क्या होगा, इसका E4, सॉरी मैंने पहले 4 को दिया, और उसके बाद इसका आएगा E3, कुछ ऐसा होना चाहिए, E3, E1, E2, E3 एंड E4। E3 को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, कुछ इसका होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, अरे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा, सिंपल कुछ ऐसा आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर चार्ज नेगेटिव होता, तो कुछ इस तरह होता। मान लेते ये माइनस Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये माइनस Q3 है, ये माइनस Q4, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, बाकी तो सिंपल वेक्टर सम करते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं O पे निकालना है, यहाँ पर A है, B है, C है, D है। तो ये फिर से R1, ये R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। तो अभी क्या होगा, Q0 फिर से रखेंगे, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एट्रैक्टिव होगा। तो एट्रैक्टिव होने पर क्या होगा, E1 इस तरफ होगा, यहां पर भी एट्रैक्टिव, E2 इस तरफ, सब वेक्टर, E3 इस तरफ, E4
इस तरफ सारा वेक्टर आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर फिर से वेक्टर होगा। तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लस Q1 अगर चार्ज है, प्लस Q चार्ज हो तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, जैसे कि इसमें होता था बाहर। और अगर माइनस Q चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। इससे ज्यादा अभी नहीं बताएंगे। अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन का अगर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा है तो वहां पर और काफी कुछ है। परपेंडिकुलर टर्मिनेट होता है, परपेंडिकुलरली इमर्ज होता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो वो सब बाद में पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है दैट द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। ये लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आता है, ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले एक स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि चार्जेस पहला आते हैं, चार्जेस लाइन ऑन ए लाइन, इसका लेते हैं सबसे पहले चार्जेस लाइन ऑन ए लाइन। काफी तरह तरह का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये डायग्राम से समझाएंगे। सपोज आई हैव अ चार्ज capital Q here, okay, and another charge capital Q here, and the distance between them is R. सेकंड का आ जाता है R सेंटीमीटर, यूनिट भी दे देते, ठीक है, R सेंटीमीटर। Now I am asked, now what I am asked to find out a point on the line joining the charges where net electric field is 0। मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। I am repeating, I need to find the point on this line, means line joining the charges where the नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये लाइन कुछ इस तरह है, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। तो क्या हर एक पॉइंट पे रख के चेक करेंगे, नहीं करना है। मान लेते हैं मैंने पॉइंट यहां पर रखा, ठीक है, ध्यान देना, मैंने पॉइंट यहां पर रखा। तो यहां पर रखने पर क्या होगा, पॉइंट अगर मैं इस साइड रखता हूं, मतलब इस पॉइंट के इस तरफ, थोड़ा इधर लेते हैं पॉइंट, जगह नहीं इसमें, इस तरफ अगर मैं लेता हूं पॉइंट, तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा या डाउट है, बाहर की तरफ। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा। इस चार्ज की वजह से भी बाहर की तरफ ही होगा। मैंने ए बी का वेक्टर को थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि ई बी जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहाँ पर डिस्टेंस इसके लिए ए के लिए इतना, बी के लिए इतना बड़ा होगा, तो वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में होगा, तो भाई कैंसिल तो होगा ही नहीं ना, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होने का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली इस साइड में अगर हम देखें, इस साइड में क्या होगा, सिमिलर कहानी, अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो ई बी कुछ इस तरह होगा और ई ए कुछ इस तरह होगा, ऐसा होगा। तो ये दोनों साइड में इसको 0 होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर बीच में कहीं किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसको मान लेते हैं पॉइंट सी, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड ऑन ए विल बी इन दिस साइड, बिकॉज
electric field due to positive charge is away from the charge. Similarly, due to charge B will be from this side, and if the magnitude of these two electric fields, not charges, these two electric fields comes out to be same, then they will cancel each other and the resultant electric field at C will be 0. Means there is a possibility to electric field to be 0 at this point. Okay? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, EA का जो मैग्नीट्यूड है B के साथ बराबर करना पड़ेगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला, एक बात है इसमें, मान लेते हैं मुझे पॉइंट अभी डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ इसका डिस्टेंस जो है x सेंटीमीटर है. मीन्स द पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A. Then the distance between point C and point B will be r minus x सेंटीमीटर, कुछ ऐसा होना चाहिए, r minus x सेंटीमीटर. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4 pi epsilon नॉट. यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखना है, तो Q बाय क्या होगा, x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट Q बाय r minus x और इसको कुछ ऐसा होना चाहिए. किसी को डाउट ऐसा है क्या कि सर ये तो सेंटीमीटर में था, इसको SI में कन्वर्ट करना चाहिए? अरे ये जो चार्ज है अगर मान लेते कोलम में है, ठीक है, सपोज दिस चार्जेस आर इन कोलम, तो क्या ये अगर सेंटीमीटर में है तो क्या इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं करने से भी होगा. क्यों नहीं होगा हम बता रहे हैं. तो ये है 1/4 pi epsilon कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा. तो मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/r माइनस x होल स्क्वायर. थोड़ा इसको नोट करें पॉज करके, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं. जगह की कमी हो गई है, बोर्ड लॉकडाउन के चलते ज्यादा बड़ा बोर्ड मुझे मिला ही नहीं. सारा दुकान में सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है. कुछ लोग तो गोदाम खोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं मिल रहा, खाना वाना नहीं मिल रहा, कहाँ से नहीं समझ रहा. ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हम इधर आ गए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स होल स्क्वायर. रेसिप्रोकल सिंपल. तो मुझे मिलेगा, इसको अगर ये कर दे कि अगर ऐसे ले ले कि x अगर मतलब स्क्वायर को हटा दे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू r माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ सिंपली. तो मुझे कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, ट्वाइस x इक्वल टू r मिलेगा. तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू r/2, मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए. हाँ, अभी क्यों इसको SI में कन्वर्ट नहीं करने से होता है, बिकॉज आप अगर यहाँ पर सेंटीमीटर रखते हो तो यूनिट दोनों कैंसिल हो रहा है ना, दोनों तरफ से सेंटीमीटर ही बचा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा. अगर इसको SI में कन्वर्ट भी करके देखते हैं तो सेम आएगा. देखो कैसे आएगा, x स्क्वायर था, तो मैं अगर इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करता हूँ, x इंटू 10⁻², ऐसा होना चाहिए ना, 10⁻² होल स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स इंटू 10⁻² होल स्क्वायर. तो ये 10⁻² कैंसिल ही हो जाएगा ना, कोई मतलब ही नहीं, सेम आएगा. तो ये था कुछ इस तरह. ठीक है, नोट कर, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि किसी को लगा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, इतना सिंपल है. लेकिन हाँ, हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहा है साथ में, तो सबके चीजें वो करेंगे. जिसको ऐसा टॉपिक्स में डाउट ना हो वो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ खास होता है और अच्छे से समझाने में टाइम लगता है, तो पेशेंस से देखना पड़ेगा. ठीक है, डिटेल में भी आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में ईजी से जाएंगे. ठीक है, तो मिटा दें, जिसको लिखना है कोई टेंशन नहीं, अभी तो पूछने की भी जरूरत नहीं. ये मिटा दे, क्लास में ऐसा होता है, मिटा दे पूछते तो बाप रे मत मिटाना, जिंदगी भर मत मिटाना, हम तो लिखते रहेंगे साल तो. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटाओ ना मिटाओ, हम तो पॉज करके लिखेंगे. कुछ लोग बोलेंगे हम तो लिखेंगे, क्यों लिखे, अभी तो कोई देखने वाला है नहीं.
तो उनको एग्जाम में देख लेगा, सीबीएसई बोर्ड और एंट्रेंस वाले, ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑडिट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लाइन जोड़िंग का ही है, ठीक है। इस बार मान लेते हैं, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस टाइम दैट one charge is minus q and another one is plus q। छोटा करके बनाते हैं ना, नहीं तो बाद में जगह नहीं होगा, फिर बोलिए क्या सर जगह नहीं है, जगह नहीं है बोलते रहते हैं, तो छोटा करके बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर एक ले लेते हैं प्लस क्यू। इस बार क्या है, दोनों का साइन थोड़ा अलग है, क्लियर है। इसको मान लेते हैं ए में है, इसको बी में है, यहाँ पर आर है। वैल्यूज लेके भी करेंगे, पहले सीख लेते हैं, वैल्यूज लेके भी करेंगे, इसी बार का भी क्वेश्चन है, करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से वही कहानी, वही क्वेश्चन कि फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन joining the charges where net electric field जो है 0 है। क्या इस बार बीच में होगा, ये के बीच में देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट को डाउट है, ठीक है। मान लेते हैं मेरा पॉइंट एक यहां पर है, एक पॉइंट कहां है, इधर है। तो अभी क्या है, माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जो चार्ज ए पे प्लेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और जो चार्ज बी पे रखा हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। वेक्टर है दोनों, मतलब दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पहला चीज। दूसरा, यहां पर रखते हैं, अभी यहां पर रखने पर क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट है एक, तो इस बार क्या है, ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा कुछ इस तरह। ये ध्यान से सुनेंगे, काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ध्यान से देखना है, कहीं पे डाउट नहीं, हमसे रिप्लाई करके फिर से देखना है, ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल डाउट नहीं होता, एक ही बार में समझ जाता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं आता, ठीक है। और ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये और ये भी, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह है, पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर, नेगेटिव के लिए उसके तरफ। तो भाई यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल, ये क्रॉस मतलब कैंसिल है, ऐसा नहीं कि गलत है, ये क्रॉस यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, मतलब दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। वाह, एक से ज्यादा पॉइंट है। बीच में देखते हैं, कहीं बीच में भी 0 ना हो जाए, परेशानी बढ़ जाएगा, ऐसा बीच में देखते हैं। उम्मीद करो कि बीच में 0 होने की कोई चांस नहीं है, तो कितने में चेक करोगे आप, बीच में क्या है, अगर ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। डाउट है क्या, ए के वजह से क्या होगा, इस तरफ, बी के वजह से क्या होगा, इस तरफ, बच गया। इसमें मुझे पता नहीं है, मैंने ये एरो ऐसे पता, ठीक है, इस तरफ बीच में बच गए, बीच में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी बात यह है, दोनों जगह हो रहा है क्या, दोनों जगह में हम लोग निकाल के देखेंगे, देखो कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए वर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, इसको स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो फिलहाल समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूं, ये फिलहाल समझाने के लिए एक एक केस को समझाएंगे। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये आर है। मैं पहले इस वाले साइड को समझता हूँ, सॉरी, पहले मैं इस वाले साइड को समझता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है, और इस डिस्टेंस को मान लेते हो x, यहां से ध्यान से, ठीक है, यहां से डिस्टेंस है x। तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए के वजह से इस तरफ, बी के वजह से इस तरफ, क्लियर है। तो E का फॉर्मूला क्या होगा, E का फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे तो होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E A के लिए, ये A है, ये B, Q बाय x। नेक्स्ट है E B के लिए देखते हैं, B के वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस x होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह होगा, क्लियर है।
लेकिन एक बात है यहाँ पर एक बात क्या है, अगर ये दोनों को इक्वल करते हैं तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कैंसिल होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना है, अगर इस तरफ कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान इस तरफ अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, इस तरफ पॉइंट लेने पर जो ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, क्यों, नीचे सिर्फ एक्स है। लेकिन बी के वजह से क्या होगा, कम होगा, नीचे क्या आर प्लस एक्स आ गया, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, इसका बढ़ेगा। ये इससे बड़ा है, ये कहानी है। तो ये दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता। फिर से कह रहे हैं ये दोनों क्या है, ये जो है इससे हमेशा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर डिस्टेंस x है, चाहे यहां पर x होगा, साथ में इसके लिए क्या होगा r प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगा और इसका क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, कैंसिल करेंगे दोनों को इक्वल होना चाहिए ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन हो सकता है अगर ये दोनों का चार्ज का वैल्यू थोड़ा अलग होता, सेम चार्ज के लिए हो ही नहीं सकता, पहला चीज। तो ये वाला पॉसिबिलिटी अभी गलत हो गया, यह हो नहीं सकता जीरो, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड वाले को समझते हैं, इस साइड को समझते हैं। तो इस साइड को समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा लेते हैं, ये है क्यू, ये है ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये ए, ये बी और ये हो गया आर, और यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं जो है एक्स। तो यहां पर ए के वजह से इस तरफ, बी के वजह से इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से लिखते हैं क्या होगा, 1/4 ये का मैग्नीट्यूड क्यू, सॉरी कहा गया, ये के वजह से क्यू बाय ए के वजह से होगा आर प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ई बी के वजह से होगा 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। फिर से सेम कहानी, ये वाला डिस्टेंस कम है, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब सेम है, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, आर प्लस एक्स और एक्स पे। तो ये x कम होने की वजह से ई बी का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत होगा स्ट्रेंथ, और ए का क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये कम होगा ये ज्यादा होगा, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये भी मेरा गलत है। यहां पर तो किसी पॉइंट पे भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज में अगर कुछ वेरिएशन होता तो हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, नो पॉइंट, आंसर जो है नो पॉइंट होगा। समझाने में टाइम लगा था, ऐसा तो देख के ही बता सकते हो, ठीक भी बताएंगे कैसे क्या है। तो अभी मैंने बताया कि चार्ज अलग होने से हो सकता है, तो चार्ज को अलग करते ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से चार्ज को अलग करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो करते हैं, चार्ज को अलग करते हैं। इस बार क्या करता हूं मैं, चार्ज को इसको मान लेते हैं ट्वाइस क्यू है, चार्ज जो है मेरा ट्वाइस क्यू है, क्लियर है। और ये माइनस क्यू, सेम क्वेश्चन है, हमें यहां तक पता था कि बीच में कभी जीरो नहीं हो सकता, यहां पर भी चार्ज अलग है ना, शायद जीरो होने का पॉसिबिलिटीज है, यहां पर भी पॉसिबिलिटीज है, शायद चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, बीच में है आर, यहां पर क्यू है, यहां पर है प्लस क्यू, सॉरी यहां पर ट्वाइस क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां पर निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, क्लियर है। अभी इंटरेस्टिंग है, देखिए ये जो है मेरा डिस्टेंस है x, ठीक है। तो मेरा ये क्या होना चाहिए, ये होगा 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और ई बी जो है वो होगा 1/4 ट्वाइस क्यू बाय आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये है कुछ इस तरह, डाउट नहीं होना चाहिए शायद, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहां पर जीरो होने का चांसेस है, कैसे, क्योंकि अभी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, अभी ये चार्ज कुछ ज्यादा हो गया ना,
तो ऐसा हो सकता है कि ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ये कम है, ये साइड इक्वल हो जाए क्योंकि यहाँ पर एक 2 है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, सिर्फ क्यू क्यू कैंसिल है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय आर प्लस एक्स होल स्क्वायर हो सकता है, चांसेस है इसमें। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स होल स्क्वायर पहले जो था वो कभी हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला इसमें गलत हो रहा था, इस बार लेकिन हो सकता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया, बराबर हो गया तो हो सकता है। तो ये पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए को इक्वल करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी से। तो ई ए को जब ई बी से इक्वल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ क्यू बाय आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्यू कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कैंसिल, तो बचा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2/r प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो बचेगा कितना? बचेगा यहाँ से यहाँ आए हैं हम जगह की कमी की वजह से, तो बचेगा r प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा r प्लस एक्स इक्वल टू √2 ऑफ एक्स। कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो मुझे जो डिस्टेंस चाहिए था x कितना मिल जाएगा, r इक्वल टू आएगा √2 ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो r मुझे मिलेगा √2 माइनस 1 ऑफ सॉरी r मिलेगा मुझे, ठीक है बिल्कुल सही है, x है, फिर x आएगा r बाय √2 माइनस 1। आगे आओ समझो। फिर से कह रहे क्यों हुआ ये क्यों हुआ, फिर से समझा रहे हैं। जीरो क्यों हुआ, डाउट हो सकता है कुछ लोगों को। देखो बात क्या है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था डिस्टेंस के चक्कर में अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और इसके लिए डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन अगर ये चार्ज बड़ा हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा हो सकता है और दोनों इक्वल हो सकता है। पहला ऐसा नहीं हो रहा था, दोनों चार्ज पहले इक्वल था, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने का चांसेस नहीं है। लेकिन इस पर डिस्टेंस भले बड़ा है लेकिन चार्ज बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होके इसके साथ बराबर हो सकता है, इसलिए इस पे जीरो हो रहा है। तो क्या होगा, आंसर होगा, आंसर इज the distance the point where the electric field is zero is at a distance r by √2 minus 1 from point या from charge placed at A। ये मेरा है आंसर, ये मेरा है आंसर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते जाएगा, पढ़ाते जाएंगे आगे। नोट कर लो सब लोग, हमें तो रुकना नहीं पड़ेगा, हमें बस वीडियो बनाते जाना है आगे, तो हम आगे बढ़ेगा। हाँ इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट का पता करते हैं, इस साइड का, ठीक है। एक पॉइंट का निकाला, इसमें एकदम सक्सेस रहे हम लोग, निकल गया जीरो। अभी इस पॉइंट में क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो कैंसिल हो सकता है, उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को जूम करते हैं, इस पॉइंट को बड़ा बनाते हैं। तो इसको बड़ा बनाने के लिए ये मेरा पॉइंट है B, ये 2s3, ये मेरा -q और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये पॉइंट A है। अभी मैं लूंगा पॉइंट A इधर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है r सेंटीमीटर में हो मीटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता चुके हैं x, ठीक है। यही सब तो आसान होता है ना, सेंटीमीटर में है मीटर में है फर्क नहीं पड़ेगा, तो एंट्रेंस में तुरंत सॉल्व होगा। नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते रहते क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, ये सब जो भी हो। तो अभी यहाँ तक तो सबको पता है कि इस तरफ ए होगा, यहाँ पर ई भी होगा, लेकिन बात ये है क्या दोनों कैंसिल करेंगे वो देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, देखो अभी ई बी जो है डिस्टेंस कम है, ई बी का डिस्टेंस कम है तो उसका स्ट्रेंथ बड़ा है। ई ए का डिस्टेंस बड़ा है इसका, इस पॉइंट से, पॉइंट सी मान लेते हैं, इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस बड़ा है, तो ई ए जो है, सॉरी ई ए यहाँ लिखा है, ई ए जो है वो क्या है, कम है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। और ई बी पे क्या है, स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अभी ई ए और ई बी इक्वल होता अगर इसका चार्ज बड़ा होता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का चार्ज है, चार्ज क्या होता बड़ा होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बी तो डिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा हो ही रहा है, साथ में चार्ज भी ज्यादा है, मतलब ई बी और भी बड़ा बन जाएगा।
EB जो है और भी बड़ा बन जाएगा, EB बड़ा बन जाएगा, EA छोटा रह जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे EA चार्ज स्मॉल है, B का चार्ज ज्यादा है, साथ में डिस्टेंस भी कम है, तो ये तो बड़ा होगा, ये इससे इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इस साइड कभी होगा ही नहीं। क्लियर है? तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा है अभी तक। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब दोनों सिमिलर चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? कंक्लूजन में आ रहा है, ठीक है? दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, सिमिलर चार्ज हो, तो चाहे वो इक्वल हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ही कैंसिल हो सकता है। पॉइंट हम लोग बीच में निकालेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले कंक्लूजन में आता है। कंक्लूजन नंबर 1, इफ दे आर आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगा, क्योंकि बीच में ही कैंसिल होगा। पॉजिटिव होने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कहीं एक पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, वो भी कैंसिल कर जाएगा। लेकिन चक्कर जो है, प्रॉब्लम किसमें है? अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और दोनों का चार्ज इक्वल है, तो कहीं जीरो नहीं होगा। कंक्लूजन नंबर 2, इफ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव एंड बोथ आर इक्वल इन चार्ज, तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। पॉइंट नंबर, कंक्लूजन नंबर 3। कंक्लूजन नंबर 3 क्या है? 3 ये है, मान लेते एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ध्यान देना, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या होता है? अगर मान लेते इसको Q1 कर देते, इसमें Q2, दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, सपोज Q1 क्या है? Q2 से मान लेते हैं बड़ा है, तो पॉइंट जहां पर जीरो होगा वो कुछ Q2 के इस तरफ होगा, इस तरफ होगा पॉइंट। क्यों? क्योंकि Q2 स्मॉल है, डिस्टेंस उसका ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? इसको थोड़ा बड़ा करेगा, और ये क्या, डिस्टेंस ज्यादा, तो ये कम था ना, इसका वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा करके इक्वल करेगा। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा हो उसके तरफ ले लेंगे, लेस चार्ज की तरफ हम लोग पॉइंट लेंगे जीरो होने के लिए। और अगर Q2 अगर ग्रेटर हुआ Q1 से, तो पॉइंट कहां होगा? इस तरफ होगा, जैसे कि अभी हुआ था। अभी मान लेते हैं जैसे कि ये चार्ज स्मॉल था, ये बड़ा था, तो मुझे जीरो कहां मिला था? यहां पर, इस तरफ नहीं मिला। हमें एग्जाम में हर तरफ देख के नहीं करना, हमारा दिमाग लगाना है, या नहीं तो सिंपल सा प्रिंसिपल को लगाओ। इसको कंक्लूजन हमें मिला है कुछ, तो मतलब इसको अगर मैं C मान लेता हूँ, D मान लेता हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है C के तरफ होने का, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है D के तरफ होने का। तो और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला आज शुरुआत था व्हाइट बोर्ड में, तो आज यहाँ तक ही पढ़ाते हैं। ये कंक्लूजन जो मैंने अभी बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखें। बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन, एनसी वर्मा का भी क्वेश्चन है, करेंगे। कुछ वैल्यूज लेके भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद और भी अलग अलग क्वेश्चंस, अगर काफी सारा चार्ज हो जहाँ पर जीपी वगैरह का क्वेश्चन, जीपी वगैरह इन्वॉल्व होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसा भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को डाउट हो, किसी को कोई सजेशन हो, तो कमेंट पे लिख दे वीडियो का। किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज करें, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही काम आएगा ये वीडियो। ऐसे वीडियोस देते रहेंगे जितना हो सके, ताकि लॉकडाउन में आप लोग घर में आराम से पढ़ सकें। थैंक यू।